हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा एकेडमी। नालंदा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड अदर जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही राइट साइड में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इसकी PDF भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल नालंदा GS अकेडमी पे प्राप्त हो जाएगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ अब तक इसे शेयर नहीं किया है, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों के साथ उन सभी को शेयर करें जिनको किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की या किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि उनके लिए और आपके लिए ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात 1773 से धीरे धीरे अब यहाँ से एक जो कानूनों की श्रृंखला है, जो नियमों की श्रृंखला है, वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके द्वारा अंग्रेज जो हैं या जो ब्रिटिश संसद है वो धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करती जाती है। धीरे धीरे अपना जो नियंत्रण है वो भारत के ऊपर बनाती जाती है। और उसमें जो पहला अधिनियम था वो था 1773 का अधिनियम, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने या जो ब्रिटिश संसद है उसने भारत पे एक केंद्रीय शासन की नींव रख दी थी। एक ऐसी नींव जिसको रखी तो बंगाल में गई थी, लेकिन उसके द्वारा धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया जाता है या पूरे भारत पे अपना शासन स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले का आंसर है हमारा बी, अर्थात 1773 का अधिनियम। तो 1773 के अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव अंग्रेजों ने डाल दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया उस समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था या ब्रिटिश का क्राउन कौन था जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जॉर्ज तृतीय। तो उस समय जो ब्रिटिश के क्राउन था, जो उस समय ब्रिटिश का राजा था, वो जॉर्ज तृतीय था। और लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटिश के PM थे। तो ये जो थे जॉर्ज तृतीय, ये कौन थे दोस्तों? तो ये उस समय वहाँ के क्राउन या राजा थे। और लॉर्ड नॉर्थ उसी टाइम 1773 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहीं से हमने अपने देश के लिए भी पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, जॉर्ज तृतीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पेपर्स में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कई बार इसे पूछा गया है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात 1773 का अधिनियम। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले यानी 1773 के अधिनियम से पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें एक थी बंगाल, दूसरी महाराष्ट्र और तीसरी थी मद्रास। ठीक है, और इन तीनों के ही अलग अलग प्रेसिडेंसी थी और तीनों में ही अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन 1773 के अधिनियम के बाद जो बंगाल का गवर्नर था, इसको क्या किया गया? इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और जैसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बचे हुए 2 प्रेसिडेंसी यानी महाराष्ट्र और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को किसके अधीन ला दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। क्यों? क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, बल्कि बंगाल का गवर्नर जो है वह बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये दोनों जो है महाराष्ट्र और मद्रास के, ये अभी भी गवर्नर ही थे।
तो ये इसके द्वारा 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ना कि भारत का गवर्नर जनरल। वो बाद में बनता है, कौन है मैं बताऊंगा आपको बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था दोस्तों? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा, तो ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था। ये उस समय का एक सामान्य न्यायालय था, सामान्य एक नॉर्मल कोर्ट था, जिसे उस समय पे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहा गया या उच्चतम न्यायालय कहा गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1773 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन 1774 में। कब की गई? 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट या कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था, क्योंकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया है। ठीक है, उस समय पे वो जो कोर्ट था वो एक सामान्य कोर्ट ही था, तो कंफ्यूज मत होना, वो अलग था। और जो आज हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, जो दिल्ली में स्थापित है, वो अलग है इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में जज हैं या हैं? मतलब उस समय पे कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, है ना, या कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। ठीक है, जो कलकत्ता में बना था, कौन कौन उसमें जज थे? तो देखिए, पहला है एलिजा इम्फे, दूसरा है रॉबर्ट चैम्बर्स, तीसरा है जॉन हाइड और चौथा स्टीफन सीजर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, यानी ये सभी के सभी जितने थे, ये सारे के सारे जज थे सुप्रीम कोर्ट में या सामान्य कोर्ट में। अब इनका रेशियो क्या था? तो इनका जो रेशियो था वो 1:3 का रेशियो था, अर्थात एक जो था वो मुख्य जज था और जो बाकी थे वो अदर जज थे। अब इसमें जो एलिजा एम्फे हैं, कौन दोस्तों? जो एलिजा एम्फे हैं ये तो इसकी मुख्य जज थी। ठीक है, ये इसकी मुख्य जज थी एलिजा एम्फे, और जो ये बाकी बचे हुए हैं ये इसके अदर या अन्य जज थे। तो एक मुख्य जज यानी एलिजा एम्फे और 3 अन्य जज थे, जिसमें हाइट, सीजर और चैम्बर्स थे। इस प्रकार टोटल 4 जजेस थे, इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? डी, यानी सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। तो इस कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया? देखिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा डी, अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना या उनका गठन किया गया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? तो देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक कंपनी के शासन को चलाने के लिए, कंपनी को अच्छे से शासित करने के लिए कुछ लोगों का समूह है, जिसे क्या नाम दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसे 1773 के अधिनियम में इनका गठन किया गया, और ये कंपनी के व्यापारिक, राजनीतिक, सैन्य, नागरिक सभी मामलों में देखते थे और उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल का 1773 के अधिनियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक्ट को बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए, जो हमारा 1781 अर्थात 1781 का जो अधिनियम है, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है, यानी 1781 के अधिनियम को बंदोबस्त कानून, 1781 का अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, ठीक है, तो देखिए गवर्नर जनरल होता था, और तब का गवर्नर जनरल जो होता था वो आज के राष्ट्रपति, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं,
ठीक है, उनके जैसा ही था, यानी जो आज तब का गवर्नर जनरल या जो वायसराय का पद था वो आज के राष्ट्रपति जैसा ही था। ठीक है, तो उनके कार्यों में उनकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय उनकी काउंसिल भी हुआ करती थी, है ना। 4 सदस्य हुआ करते थे जो उनको हेल्प करने के लिए होते थे, किसको, गवर्नर जनरल को। तो किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और उनकी जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, अर्थात वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उस समय के न्यायालय में गवाही देने के लिए या किसी भी कार्य के लिए अपराधी बन के उन्हें वहाँ पे खड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है यही ए, अर्थात 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा उन्हें इससे छूट प्रदान कर दी गई या इन्हें इससे बाहर कर दिया गया कि इन्हें अपने कर्तव्यों के लिए या किए गए कार्यों के लिए अब किसी भी कोर्ट या उस कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यों को पृथक कर दिया गया था। क्वेश्चन फिर से समझिए कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, ये डिवाइड कर दिया था, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है 1784 का अधिनियम, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें हुआ क्या था कि दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जो COD थी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो निदेशक मंडल था वही सारे कार्यों को देख रहा था। 1773 से लेकर अब तक वही देख रहा था। तो 11 सालों तक उसी ने सारा कार्यभार देखा है, नागरिक, प्रशासनिक, सैन्य, राजनीतिक, सारे व्यापारिक मामले सभी। लेकिन इसके बाद क्या होता है 1784 में कि एक और संस्था का गठन किया जाता है जिसका नाम रहता है BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब 2 संस्थाएं हो गई, देखिए, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको जो COD है इसको कार्य दे दिया जाता है कि अब आप सारे व्यापारिक कार्यों का देख रेख करेंगी, अर्थात आज जितने भी व्यापारिक कार्य हैं वो तो आप देखेंगे, लेकिन जितने भी राजनीतिक काम हैं, कौन से काम हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक काम हैं, उसकी देख रेख या नियंत्रण कौन के पास रहेगा अब, या प्रबंधन किसके पास रहेगा, वो BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी के कार्यों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अलग अलग कर दिया गया या पृथक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के लिए कौन से कार्य सौंपे गए। अभी मैंने आपको समझाया कि जितने भी व्यापारिक कार्य थे ये किसको दे दिए गए दोस्तों, COD को। लेकिन जितने भी राजनीतिक कार्य थे, जो राजनीतिक प्रशासनिक कार्य थे, जिसमें सेना का नियंत्रण, वित्त का नियंत्रण, राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण, ये सारे काम किसको दिए दिए, BOC। और यही हमारे क्वेश्चन ने पूछा है कि नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन से कार्य सौंपे गए, तो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन से दिया गया था। इसका आंसर कौन सा सही हुआ, B। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। अभी मैंने आपको समझाया कि 1784 के द्वारा भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको समझाया कि COD और BOC इन दोनों का गठन किया गया, तो इस तरह से कहीं ना कहीं द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, यानी शासन के अब 2 केंद्र हो गए। यानी एक ऐसा था जो सिर्फ व्यापारिक काम देख रहा था, एक ऐसा था जो कि राजनीतिक काम देख रहा था। COD जो था ये इंडिया में रहकर ही इंडिया का काम देखता था, जबकि BOC जो था वो था तो यहीं पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम सारे राजनीतिक वाले काम देख रहा था। ठीक है, तो इस तरह से द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा मैं गलत बोल गया, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो COD था, देखिए द्वैत शासन था, जो COD था, है ना, ये इंडिया में था। COD जो था वो इंडिया में था, जबकि जो BOC है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका गठन ब्रिटेन में ही किया गया था। ये कहाँ पे था, ये ब्रिटेन में ही था, और वहीं से भारत के कार्यों को, राजनीतिक मामलों को देख रेख कर रहा था, उन पर कंट्रोल कर रहा था, उन पर प्रबंधन कर रहा था। और इसका जो चीफ होता था वो ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री हुआ करता था। कौन होता था दोस्तों, ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री इसका चीफ या चेयरपर्सन हुआ करता था। ठीक है, तो उस गलती के लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। तो COD जो है वो इंडिया में था और BOC जो है वो ब्रिटेन या इंग्लैंड में ही हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपनी के अधीन क्षेत्र को
ब्रिटिश भारत का क्षेत्र पहली बार कब कहा गया। कहने का मतलब है कि जिन जिन क्षेत्रों में कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था, जिन जिन कंपनियों क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था, उनको कब ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहा जाने लगा या कब से ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहा जाने लगा। तो इसका सही आंसर है 1784 यानी ए। तो 1784 एक्ट के तहत या ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत अब कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहा जाने लगा, अर्थात उसमें ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित कर दिया गया, ब्रिटिश की कह सकते हैं कि संप्रभुता ब्रिटिश का अधिकार वहाँ पे कहा जाने लग गया, है ना। तो इसका सही आंसर है ए यानी 1784 का अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल को सबसे पहली बार अपनी काउंसिल के निर्णय न मानने का अधिकार दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसे एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या कहा, इंडिया आने से पहले उन्होंने अपनी एक शर्त रखी और कहा कि ठीक है, मैं कुछ शर्तें हैं उनके मानने पे ही इंडिया जाऊंगा, यदि आप वो मेरी शर्तें मानते हैं तो ही मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने कुछ शर्त रखी, इन्होंने ब्रिटिश संसद के सामने कुछ शर्तें रखी और कहा कि आप वो हमारी शर्तें मान लीजिए, हम चले जाएंगे। ब्रिटिश संसद ने बोला कहिए। तब इन्होंने अपनी शर्त रखी और उसमें से एक शर्त ये थी कि मुझे अपनी जो काउंसिल है, 4 सदस्यीय जो काउंसिल थी, उसके निर्णय ना मानने का अधिकार दिया जाएगा, अर्थात मुझे ये हक हो कि वो जो निर्णय दे रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं, उसे मैं मानूं या ना मानूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला रहे। उन्होंने हाँ बोल दिया ब्रिटिश संसद ने। तब उन्होंने आगे कहा कि ठीक है। तो वो कौन थे गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश संसद के समक्ष ये शर्त रखी थी कि यदि आप इसे मानते हैं तो ही मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ। तो 2 शर्त रखी थी, इसमें से एक शर्त तो ये थी और दूसरी शर्त भी अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे आगे भी फिर बढ़ा दिया गया, ये अधिकार जो है वो आगे गवर्नर जनरल को भी दिया गया, कुछ कुछ को दिया गया ये अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति या कमांडर इन चीफ बना दिया गया, ठीक है। तो वही है जैसा मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, कि 1781 यानी इसका आंसर हो गया डी। 1781 के अधिनियम के तहत जो हमारे कॉर्नवालिस थे उनको भारत भेजा गया गवर्नर जनरल बना के, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। कितनी शर्त रखी थी? 2 शर्तें रखी थी इंडिया जाने की, कि ये 2 शर्तें आप मानते हैं तो ही मैं जाऊंगा। पहली शर्त जो मैंने आपको भी बताई पिछले स्लाइड्स में, कि मुझे अपनी काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार दिया जाए, कि मैं यदि चाहूँ तो अपनी काउंसिल के निर्णय को ना मानूँ। साथ ही मुझे वहाँ पे जो सेना है उस सेना का क्या बनाया जाए, सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाया जाए, ताकि मुझे ये पूरा अधिकार रहे कि मुझे कब कहाँ पे सेना भेजनी है और किस जगह पे हमला या लड़ाई या युद्ध करना है। और जब इन दोनों शर्तों को ब्रिटिश संसद के द्वारा मान लिया गया, तब फिर ये भारत में आए थे और इन्होंने फिर यहाँ पे काम स्टार्ट किया या काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 शर्तें रखी थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस अधिनियम के तहत? 1781 के तहत, जिसे बाद में से मान लिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में कौन लाया था, ठीक है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में कौन लाया था? तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, पिट्स है ना, तो क्योंकि इसको ब्रिटिश संसद में विलियम पिट्स के द्वारा रखा गया था या विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये कौन सा एक्ट था? पहले तो ये 1784 का एक्ट था। 1784 के एक्ट को किस नाम से जानते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही जो ये विलियम पिट्स हैं, ये कौन थे? तो ये उस समय पे वहाँ के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्योंकि इसे वहाँ प्रस्तुत किया था या संसद के समक्ष रखा था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपका क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना, निदेशक जो प्रबंधन है, जो राजनीतिक मामलों को देख रहा है, के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। तो अब तक देखिए, हमने आपको बताया था कि 1773 में क्या हुआ? 1773 में COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया गया।
उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बीओसी का गठन कर दिया गया। अब क्या होता है कि 1793 जो अगला एक्ट आता है 1793, जिसे हम पहला चार्टर एक्ट भी कहते हैं, है ना, ये पहला चार्टर एक्ट भी कहलाता है। 1793 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि अब जो भी बीओसी के सदस्य यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य एवं कर्मचारी होंगे जो कि ब्रिटेन में बैठे हैं, है ना, यहाँ नहीं है, वो है ब्रिटेन में, बट उनका वेतन और जो अदर भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे, तो वो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। तो ये कौन से एक्ट के द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये किया गया 1793 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला चार्टर अधिनियम कब लाया गया, तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी पिछली स्लाइड में कि पहला चार्टर अधिनियम लाया गया 1793 में। ठीक है, 1793 का जो अधिनियम था, जो 1793 का जो एक्ट था, वो पहला चार्टर अधिनियम कहलाता है। चार्टर मैंने आपको बताया था, चार्टर कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है जिसके द्वारा सरकार आपको कुछ करने का अधिकार दे रही है, जिसमें वो कह सकते हैं कि आपको 20 वर्षों को व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्षों तक भारत के साथ अकेले व्यापार कर सकती है और कोई भी दूसरी कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगी वहाँ पे व्यापार करने, सिर्फ और सिर्फ आप ही व्यापार करेंगे। ठीक है, ये मतलब था। तो पहला जब 1793, तो लास्ट कौन सा था, तो लास्ट जो था दोस्तों वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, टोटल 4 आए हैं, टोटल 4 चार्टर अधिनियम है, जिसमें पहला 1793 का और लास्ट 1853 का चार्टर अधिनियम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 1793 के चार्टर अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल था जॉन सॉर। ठीक है दोस्तों, जॉन सॉर। ठीक है, तो इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, ये तो आपको बस याद करना है ना दोस्तों, और याद होनी भी चाहिए। सारे गवर्नर जनरल आपको याद होने चाहिए कि किस अधिनियम के समय कौन गवर्नर जनरल था, या किसी ने बहुत अच्छा काम कराया तो उसके भी नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसका सी आंसर सही है, जॉन सॉर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तब गवर्नर जनरल या वायसराय यानी आज का राष्ट्रपति, और हम अभी देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के ऊपर भी यदि उनको पद से हटाना है या उनका पद खाली करवाना है किसी भी आरोप के कारण, या उनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, तो हम क्या करते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लेके आते हैं संसद में। क्या लेके आते हैं, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। तो ये भी क्योंकि अब उस समय गवर्नर जनरल आज के राष्ट्रपति जैसा ही था, तो उनको भी पद से हटाने के लिए या इंडिया से ब्रिटेन वापस बुलाने के लिए क्या लगाना पड़ता था, महाभियोग, है ना, मतलब उनको बुलाने के बाद उस पर महाभियोग चलाया गया। तो ब्रिटिश संसद ने उस गवर्नर जनरल को वहाँ से बुलाया ब्रिटेन, और ब्रिटेन में बुलाकर उस पर ब्रिटिश संसद ने क्या चलाया, महाभियोग। तो वो कौन था, तो दोस्तों वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ही ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, या जिसके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे से अब 1793 से लेकर जो भी एक्ट बचे, जैसे कि 1793 का एक्ट है, इसके बाद 1813 का, 1833 का, 1853 का, फिर इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद जो शासन है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन की ब्रिटिश क्राउन सीधे अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद से हम अगली स्लाइड में यानी कल की क्लास में से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है जिसमें मेन जो होते हैं, जो हमारे 1909 का, 1919 का, 1935 का अधिनियम है, इनके बारे में भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और घर से बाहर मत निकलिए जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो, घर से बाहर मत जाइए। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए, और अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना, और अपने आप बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए। साथ ही अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं हम कल, है ना दोस्तों। चलिए आप अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना, क्योंकि ये टाइम है, इसमें नेगेटिविटी नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, घर पे रहना है
और अच्छा खाना खाइए, स्वास्थ्य जो हेल्दी खाना है उसे खाइए और एकदम स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम। थैंक यू।